फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी यूनिट बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स की एक यूनिट पूरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। और आपसे निवेदन है कि आप अगर इतने क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 75 में कुछ नहीं तो 50-55 नंबर ठीक ठाक कर ही आएंगे। ठीक है, तो बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने आपको बताया था कि न्यूटन से नहीं गॉस की पिरामिड कैसे सिद्ध करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, पहला है गॉस पिरामिड का अपकलन किया। गॉस की पिरामिड उसका अपकलन रूप प्राप्त कीजिए। अतः पाइसो तथा लाप्लास समीकरण को प्राप्त कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसी का और बार मिला हमें। एक अनंत सीधे रेखा पर स्थित आवेश घनत्व लैम्डा वितरित है। इस रेखा से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये हम पहले अपना क्वेश्चन करते हैं। गॉस पिरामिड का अपकलन मतलब डिफरेंशियल फ्रॉम द गॉस ऑफ लॉ। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं तो क्या हमारा गॉस की पिरामिड लिख देंगे। गॉस की पिरामिड क्या होती है? ई वेक्टर डी एस वेक्टर। गॉस की पिरामिड ये तो होती है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर डी एस वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/e ई वेक्टर 5 बराबर होती है हमारी, वो क्या होती है? वो Q/के एप्सिलॉन नॉट होती है। क्योंकि मतलब ये तो होती है तो पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q उसकी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसे हमने क्या कर दिया मतलब अब पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश इन्होंने कितना लिया है? इन्होंने लिया है वॉल्यूम रो और dv मतलब आवेश घनत्व लिया है इन्होंने, आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व लेने के बाद डाइवर्जन की पिरामिड, गॉस डाइवर्जन की पिरामिड बोली इन्होंने क्या लिमिट क्या होती है हमारी? होती है इंटीग्रेशन 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 वी डिवीज़न ई वेक्टर और dv। ये इन्होंने रख दिया यहाँ पे। मतलब गॉस की पिरामिड गॉस डाइवर्जन इन्होंने इक्वल कर ली। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से कर लिया इन्होंने। गॉस की पिरामिड dv और गॉस डाइवर्जन ये लिया था हमने, क्या ये बनाया था। तो ये हमारा क्या था? ट्रिपल वी डिविजिबल ई वेक्टर डी वी बराबर 1/, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वी रो डी वी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? डिविजिबल ई वेक्टर माइनस इधर ले आएंगे, इसको छोड़ इधर ले आएंगे, मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रहेगा और डिविजिबल ई और रो माइनस रो/के एप्सिलॉन नॉट डी वी बराबर 0। यह चूँकि विचाराधीन आयतन स्विच एवं आता है तब डी वी डिविजिबल वी बराबर डिविजिबल ई माइनस रो एप्सिलॉन नॉट/के 0। तो डिविजिबल बराबर रो एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा एक समीकरण आ गया किसका? गॉस पिरामिड का अपकलन रूप आ गई है। जो गॉस की पिरामिड है क्या है उसका अपकलन लिख दो, अपकल लिख दो, अपकल रूप आ गए लेकर के। ठीक है, कैसे निकाला हमने देखो आप समझाया। पहले गॉस की पिरामिड ली, फिर गॉस डाइवर्जन ली। गॉस डाइवर्जन लेने के बाद दोनों को इक्वल रखा, इक्वल लेने के बाद समीकरण इक्वल रखा। फिर उसके बाद पाइस विचारधान आयतन जो मतलब विचाराधीन आयतन स्विच है, तब इसके लिए हम 0 रख देते हैं। 0 रखने अब हम हमारे एक पॉइंट आया क्या? पाइसो समीकरण क्या है? तो पाइसन इक्वेशन हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है? -ग्रेड 5 होता है, बताया था आपको पिछली वीडियो में। ई बराबर क्या है? -ग्रेड 5। अब अतः समीकरण जहाँ रख देंगे, जहाँ ये है वहाँ हम ये रख देंगे। तो डाइवर्जन माइनस ये तो डाइवर्जन डिवीज़न है, डाइवर्जन -ग्रेड 5 बराबर रो एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है? ग्रेड डाइवर्जन और ग्रेड बराबर होता है वो डेल इंटू डेल होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा? डेल इंटू डेल होता है तो कितना? डेल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम? डेल स्क्वायर 5 माइनस इधर पहुँचा देंगे, माइनस बोल देंगे तो रो एप्सिलॉन नॉट। तो यही पाइसो समीकरण हमारा। पाइसो समीकरण क्या है हमारा? डेल स्क्वायर 5 बराबर माइनस रो/के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या? पाइसो समीकरण है। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा? लाप्लास समीकरण। क्या है लाप्लास समीकरण? तो आवेशहीन क्षेत्र के लिए रो बराबर क्या होता है? 0 होता है। आवेशहीन क्षेत्र के लिए रो बराबर 0। तो डेल
डेल स्क्वायर फाइव बराबर 0, यही लाप्लास समीकरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं हम सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर बा क्या पूछा था हमसे, कह रहा है एक अनंत सीधी रेखा पर स्थित आवेश घनत्व लैम्डा विपरीत है, इस पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक अनंत, ठीक है, ये रहा अपना। हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या है। अनंत रेखिक आवेश के कारण ई वेक्टर चार्ज ई डू द एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज पर चित्र में अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक का अल्पांश प्रदर्शित है। माना चालक की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। चालक के अभिलंबित दूरी जो r बिंदु पर, मतलब r पर बिंदु P स्थित है। जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है, जिस पर हमें जो बिंदु है उस पर ज्ञात करनी है। माने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ऐसा है जिसका रेखिक चालक के समक्ष त्रिज्या r तथा लंबाई l है। बिंदु P से बेलनाकार त्रिज्या पर स्थित है। बेलनाकार पृष्ठ 3 है। जितनी भी डेफिनेशन हमने बोली थी वो इसी की बेस्ड थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे और समझाएंगे एक बार। यहाँ से लिख देंगे, माना कोई एक बेलनाकार एंगल रखा है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक रूप से मतलब एक जो प्लस क्यू आवेश है वो एक रूप से इस पर अवतरित है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें जिससे कि दूरी r मीटर है। तो हम ले देंगे खंडों, इस दो खंडों में किया कैसे लिखा है हमने, और इतना। ठीक है, अब क्या ले देंगे हम, खंडों S1 बायां समतल पृष्ठ, दायां बायां, तो दायां समतल पृष्ठ S2 वक्र से मिलकर बना है। जो हमारा बना है वो क्या बना है, दायां S2 वक्र से मिलकर बना है। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बाहर निर्गत गेट जो है, तब इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई, और जो डी एस है वो क्या है हमारा अल्पांश क्षेत्र है। तो अल्पांश क्षेत्र ए थी। अब कितने, 1 2 3 में लेना हमें, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन S1 1 2 3 लेना ना, तो इंटीग्रेशन x1 ई वेक्टर डी एस प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डी एस प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डी एस। एस बराबर हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डी एस और बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी कॉस थीटा, कॉस कितना 90 डिग्री, प्लस ई डी कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब ई डी कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री, थर्ड का हो जाएगा 0, और जो उसका हो जाएगा कितना रख देंगे हम उसकी 0। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर 0 प्लस 0, कॉस 90 वाली 0 होती है, कॉस 90 वाली 0। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस प्लस ई इंटीग्रेशन ई डी एस एस, इंटीग्रेशन डी एस इतना रहा ई इंटू, और जो एस की हम ई को हमने बाहर ले लिया, ई को ले दिया बाहर, तो कितना एस की हमारा वो आयतन है वो कितना हो जाएगा 2πr होता है। वृत्त परिधि बेलनाकार पृष्ठ का जो आयतन होता है वो क्या होता है 2πr। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए अंदर कुल आवेश कितना है हमारा q है, तो फैक्टोरियल q बराबर 1 इंटू लैम्डा। गॉसियन प्रमेय क्या कहती है हमारी, कहती है ई वेक्टर डी एस बराबर 1/ε0 को इतना, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 2πrl, तो लैम्डा और ε0 और ई बराबर तो ई इधर ले जाएंगे, इधर ई 1/4ε0 और 2 से गुणा, मतलब 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दिया हमने, तो 2 लैम्डा बटे के r, यही हमें सिद्ध करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गॉस की स्थिर वैद्युतिकी प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के बाहर, फर्स्ट कह रहा है बाहर, जो सेकंड कह रहा है अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब अंदर या बाहर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हम पहले तो हमें क्या स्टेटमेंट देना है, पहले तो हमें गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट देना है। गॉस की प्रमेय क्या होती है भाई, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख देंगे क्या,
गॉस की स्थिर वैद्युत की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस की स्थिर वैद्युत की प्रमेय या नियम के अनुसार किसी बंद सतह के बाहर वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स फैक्टोरियल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब किसी बंद सतह के बाहर वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्यू वन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अर्थात फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस वेक्टर फैक्टोरियल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यह क्यू जो है वो वन सतह के अंदर का कुल आवेश का योग है। जो क्यू हमने यहाँ दे रखा है वो क्या रखा है, फैक्टोरियल क्यू जो हमारा क्या है वो बंद सतह के रखे कुल आवेश का योग है। अब हम क्या कह रहा है, ये दर्शा दिया। हम दर्शाएंगे ये वाली वैल्यू कह रहा है एक रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसे समझाएंगे ये कोई माना हमारा गोला है जिसका प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से अवतरित है और बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। माना क्या लिखते हैं, माना कि त्रिज्या आर का एक चालक गोला है। जो गोला है वो क्या है, जो गोला दे रखा है वो क्या है हमारा, एक त्रिज्या आर का गोला दे रखा है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के समान रूप से अपसरित है, जिस पर क्या है हमारा प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से अवतारित है। ये प्लस क्यू आवेश जो हमारे एक रूप से अवतारित अब आवेशित है। चूँकि गोला चालक का गोला जो किसका चालक जो गोला है उसमें क्या है चालक पदार्थ का बना, मतलब चालक मतलब धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऐसे पदार्थ का बना हुआ है। मतलब वैद्युत विभव वैद्युत धारा मतलब प्रवाहित किया ऐसे चालक तार का बना हुआ है। ठीक है, अब अतः संपूर्ण आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर रहता है। संपूर्ण आवेश है वो क्या है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर यहाँ पर रहता है। ठीक है, रहता है। अतः इस प्रकार चालक गोले का गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार चालक है वो चालक किसकी भांति करता है, गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। हमें गोले के केंद्र ओ से, गोले के केंद्र हमारा ओ ये है, ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। जबकि बिंदु पी गोले के बाहर है। फर्स्ट क्या कही थी हमसे, क्या कही थी, बाहर। बिंदु पी क्या हमारा गोले के बाहर है। बिंदु पी हमारा क्या है, गोले के बाहर है। तब के लिए हमें सिद्ध करना है। बिंदु पी क्या है हमारा, गोले के बाहर है। अब डाल ली हमने हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डाल दी हमने। अब क्या लिखेंगे हम, जब बिंदु पी क्या है गोले के बाहर है तब चित्र बिंदु पी गोले के बाहर केंद्र, जो बिंदु पी है वो गोले के बाहर केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, ऐसे लिख देंगे हम अपनी भाषा में। ये स्थित है, लिख दिया। पी पर वैद्युत क्षेत्र, और जो बिंदु पी है उसी पर हमें क्या करना है, बिंदु पी है जो उसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करने के लिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ है उसे केंद्र मानकर आर त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं जो कि गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मतलब बिंदु ओ को हम क्या मानना है, बिंदु ओ को हम क्या मानना है, ओ पी बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को यहाँ से केंद्र मानकर हम एक गोला खींचते हैं, छोटा स्मॉल गोला खींचते हैं। बिंदु ओ को केंद्र मानकर छोटा गोला खींचते हैं तो क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये जो छोटा गोला है वो क्या गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर हम एक गोला खींचते हैं तो क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, ये सारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ। ये देखो गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, कहलाता है। चूँकि आवेशित गोले पर आवेश समान रूप से वितरित है। जो आवेशित गोला है उस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अतः गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई नॉट तथा गॉसियन पृष्ठ के खींचे गए बाह्य अभिलंबत की दिशा में होगा। अतः गॉसियन पृष्ठ के संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स, हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसके संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है ये, वैद्युत फ्लक्स तो फाइल है। अतः गॉसियन पृष्ठ के संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई वेक्टर डी एस वेक्टर होता है। तो फाई ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, ठीक है, ई एस वेक्टर डी एस वेक्टर। अब
क्या ले लिया हमने, जो ई है वो ई है तो क्या ई के नॉट के बराबर है। तब इंटीग्रेशन एस ई नॉट ए वेक्टर, ए जो हमारा एरिया की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई r²। ठीक है, ये जो हमारा क्या है यहाँ पे एरिया वैल्यू कितनी 4 पाई r², 4 पाई r² में रख दी। गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r²। ठीक है, अब परंतु गॉस प्रमेय से गोले का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या करेंगे फाई 1/ε0 फाई की वैल्यू हमने क्या लगा दी, ये लिखा दी फाई की वैल्यू हमने ये लगा ली है। फाई की वैल्यू हमने क्या लगा ली ई नॉट 4 पाई r² निकाली हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आ गया। ठीक है, ई नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू/r²। स्पष्ट है कि समान रूप से आवेशित किसी चालक गोले के बाहर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होती है जितनी कि संपूर्ण आवेश क्यू को गोले के केंद्र पर रहकर प्राप्त होती है। हम क्या मानेंगे, अब पहले तो हमने क्या माना था, जब मतलब गोले के अंदर स्थित बाहर स्थित है, मतलब इस बार क्वेश्चन पर स्थित था, हम अंदर वाले पे मान लेंगे जब अंदर स्थित तब। तो अंदर जो होता है वह तो वो शून्य होता है, तो शून्य के वह सब शून्य हो जाता है, अंदर वाले की सब वैल्यू शून्य ही होता है। तो ठीक है, इस पर हमने ये माना था भाई, जब क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पे अंदर की वैल्यू शून्य होगा तो इस अंदर वाली बढ़ते क्या है। केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए केंद्र O को केंद्र मानकर तथा OP त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं। एक दूसरा गोला हमने खींच लिया, ये बड़ा वाला खींच लिया। अब जो आवेश है वो अंदर नहीं है, आवेश जो क्या है मतलब आवेश बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, गोले के अंदर। अब आवेश जो हमारा वो गोले के बाहर होगा, उस समय अंदर था गोले के, इस टाइम बाहर हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या लेकर दूसरे गोला खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। बिंदु P गॉसियन पृष्ठ है, जो बिंदु P है उसे हम क्या गॉसियन पृष्ठ मान देंगे। अब चूँकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पर वैद्युत क्षेत्र का समान EI इतना अवलंबित होगा, ठीक छोड़ाव से क्या होगा फाई, तो कितना होगा हमारा क्या, देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं है समझाते हैं। देखो जब जब जो मतलब बिंदु P था वो गोले के अंदर स्थित था, गोले के बाहर स्थित था, मतलब यहाँ पे था इस वाले पॉइंट पे, तब तो आवेश था अंदर था। लेकिन जब जैसे ही बिंदु P बाहर हुआ, मतलब बिंदु P अंदर आया, तो आवेश जो है वो गोले के बाहर चला गया सब। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लो कोई बोतल है, उसमें पहले से ही मिट्टी पड़ी हुई है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी और मिट्टी बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसे इसका हिसाब हो गया। ठीक है, चूँकि आंतरिक गोले के केंद्र को अब फाई बराबर क्या होता है हमारा वही फाई, तो संपूर्ण फ्लक्स कितना लगा जाएगा वैसे संपूर्ण फ्लक्स फाई EDS। तो EDS ई की हम क्या करना आई मतलब EID, तो ई की मतलब ए की जो एरिया है वो किसका है गॉसियन पृष्ठ का है, गॉसियन वृत्त इसका है। ठीक है, चूँकि आंतरिक गोले के केंद्र को आवेश, आंतरिक गोले का जो केंद्र उस पर आवेश नहीं है, केवल आवेश बाह्य गोले के पृष्ठ पर ही है, मतलब बाह्य मतलब बाहर गोले के पृष्ठ पर ही है। अतः गॉस के नियम से फाइव रहा गया 0 हो गया। अब आवेश ही नहीं है तो क्या, जब जब मान लो कोई चीज़ की आवेश ही नहीं है, मान लो ऐसे जब क्यू जो हमारा 0 है तो सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे, जब आवेश ही नहीं है अंदर तो 0, तब EI 4 पाई r 0 EI बराबर 0। अतः एक समान आवेशित चालक गोले के केंद्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः चित्र 3 में दर्शाया गया इस, अब ये वाला डायग्राम समझाते हैं। चित्र 3 में गोले के केंद्र से दूरी r के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन दिखाया गया है। ये है बस, ठीक है। अब इसी के साथ इसका नेक्स्ट वीडियो, अभी नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 1-2 घंटे की होने वाली है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो VVM थर्ड सेमेस्टर, VSM JPR VSC सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत परिवहन दुनिया में। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तीव्रता की व्यंजक प्राप्त कीजिए। अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के लिए उसका विश्लेषण कीजिए। कार्तीय घटकों में विविध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को भी प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इंग्लिश में चलो आप देख लेना। वैद्युत द्विध्रुव से क्या अभिप्राय है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो द्विध्रुव केंद्र r दूरी पर, मतलब द्विध्रुव केंद्र r दूरी पर तथा द्विध्रुव अक्ष के थीटा पर स्थित है, द्विध्रुव विभव तथा विभव के क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा जबकि बिंदु पी आई अक्षीय स्थिति व निरक्ष, मतलब पी हमें क्या अक्षीय स्थिति दिखाना और नक्षीय स्थिति दिखाना, ठीक है। तो हम इसी के बेस्ट अब इसे समझाएंगे बहुत ही बारीकी से। भाई द्विध्रुव क्या, द्विध्रुव मतलब क्या होता है, दो, द्विव माना दो, और द्विध्रुव, ध्रुव माना दो आवेश हो सकते हैं, दो पिंड हो सकते हैं, ध्रुव दो, द्विध्रुव, ध्रुव मान दो। तो समझाते हैं आपको एक बेसिक वीडियो के साथ। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित है। ऐसे लिखते हैं माना जब माना दो आवेश किस अल्प दूरी पर स्थित हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय बन गया उसे क्या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं आवेश क्यू प्लस और क्यू माइनस परस्पर 2a, हम ऐसे लिख सकते हैं माना दो आवेश जिनके बीच की दूरी 2l है या 2a है, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। आघूर्ण अलग की बात है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मीटर दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर का परिणाम किसी एक आवेश के मान तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कैसे, एक वैद्युत द्विध्रुव अलग होता है, वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल, और द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है, ठीक है, आघूर्ण। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम उसके एक आवेश के मान के बीच की दूरी के वर्ग मतलब आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। वैद्युत द्विध्रुव P एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। वही वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आघूर्ण मतलब क्या, मतलब P बराबर 2ql, P बराबर 2ql या 2qa, P बराबर 2ql एक ऐसा निकाय है जिसके बीच की दूरी 2a हो तथा आवेश q अपसरित होता है, ऐसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा डायग्राम। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब माना कोई निकाय है, लेकिन माना कोई निकाय है जो माइनस क्यू प्लस के साथ मिलकर जिसके बीच की दूरी 2a है, तब जिसकी बीच की दूरी क्या है हमारी 2a है, ठीक है। तो हम ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे, वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे, ठीक है। क्या है अपना, ये डायग्राम है। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे इसमें, निरक्ष स्थिति लिखा रहा है, निरक्ष अक्ष लिखा रहा है, निरक्ष अक्षीय लिखा रहा है, निरक्ष मान टंगे अक्ष, ठीक है। अक्ष निकाल रहे हैं हम, अक्ष हमने निकाल दिया। अब क्या लिखेंगे, माना दो आवेश प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, माना एक निकाय जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, बीच दूरी 2l है, जिस पर हम डेफिनेशन समझाते हैं आपको हिंदी में। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परिवर्तन माध्यम में प्रदर्शित है। ए पर जो है प्लस क्यू आवेश, बी पर जो माइनस क्यू आवेश, बीच दूरी 2l है। द्विध्रुव की दिशा ए से बी की ओर होगी। माना कि द्विध्रुव अक्ष के थीटा कोण पर द्विध्रुव केंद्र ओ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये हमें लिखना था, हमें अब आप समझा दें चित्र से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश तथा इनके बीच की दूरी 2a है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और जो आवेश जो रखे हैं वो कैसे रखें, के परिवर्तन वाले माध्यम में रखें। बिंदु A पर माइनस क्यू, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश है। तब OP देखो, O और P चित्र में दिया गया है OP, तो O और P की दूरी कितनी है, O और P r है, और A और B कितनी है 2a है। और त्रिभुज एक कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण क्या बना हमारा, मतलब हम निरक्ष स्थिति लेंगे तो तीन स्थिति लेंगे ना, तीन लाइन, एक डॉट लाइन जाएगी हमारी सीधी, ये इतना। तब कोण
POM, कोण PO, कोण POB, कोण P और O और B, एक तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब द्विध्रुव आवर्त क्या होता है, P बराबर 2Al। माना R ग्रेटर देन A बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता 5P, वैद्युत विभव निकालना ना, 5P 5V लिख देंगे या 1/4 K लिख देना, कोई बात नहीं, लिख देंगे Q VP माइनस VA, गलत। कितनी हो जाएगी हमारी, R जो है इतना बिंदु P है, तब कितने ले लेंगे हम, OP प्लस Q आवेश के कारण लेना, हमें ऐसा मान देंगे प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो कितना है 5P, मतलब 5P बराबर 1/4 K Q बटे के PB माइनस Q बटे के AB। अब PB और AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो PB की हम यहाँ से निकाल देंगे, P और V की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, मतलब P और V कितना हो जाएगा, P और V और माइनस इतना। ठीक है, हम निकाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी, तो हमने यहाँ पे देखो, यदि बिंदु P अत्यंत दूरी पर स्थित है तब BP MP OP बराबर OP माइनस के OM, तो OP माइनस OM R माइनस के A कॉस थीटा, R माइनस A कॉस थीटा हो जाएगा। और AP निकालने के लिए A और P निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा NP AN प्लस NP मतलब AN कितना है हमारा A, मतलब AN तो, और NP कितना NP R, तो R प्लस के A कॉस थीटा, ये लगभग आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में रख देंगे, क्वेश्चन क्या होता है हमारा, E बराबर B निकाला हमने, तो V1 प्लस V2, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक आवेश जो हमारा किसका माइनस का है, इसका आवेश कितना प्लस होता है, लेकिन आवेश हमारा एक माइनस क्यू आवेश कारण, हम ऐसा ना करके डैश लिख सकते हैं, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P की दूरी ये है माइनस, और प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P की दूरी ये, माइनस क्यू आवेश कारण लेंगे तो बिंदु P की दूरी कितनी लेंगे, प्लस के लेंगे, R प्लस A कॉस थीटा, और बिंदु प्लस क्यू का आवेश कारण लेंगे तो R माइनस A कॉस थीटा। ठीक है, ये लेंगे हम R माइनस A कॉस थीटा। ठीक है, अब तो टोटल लग देंगे हम, मतलब 5P बराबर 1/4 K Q अपॉन क्या रख देंगे, Q अपॉन Q, मतलब 5P बराबर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 K Q अपॉन R माइनस A कॉस थीटा, एक की वैल्यू आ गई, माइनस Q अपॉन R प्लस माइनस Q, तो माइनस Q आवेश कारण ये थी, प्लस Q आवेश कारण ये थी, तो R प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, अब 5V, 5 मतलब 5P बराबर 4πε0। अब इसकी हम आपको थोड़ा समझाते हैं भाई लिख के, क्योंकि ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो रही है, डर रहते हैं मिस्टेक चांसेस। क्या करा इन्होंने, अब इन्होंने करा है इससे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, R² माइनस A² कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब हमने इससे ऐसे करा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा ना, 2AQ और कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब 1/4 मतलब P, मतलब 5P बराबर 4πε0 K P कॉस थीटा, 2Q A बराबर क्या होता है, चूँकि 2Q A बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 2Q A बराबर P होता है, तो P रख दिया, P कॉस थीटा R माइनस A² प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। यदि R ग्रेटर देन, तो ये हम लिख देंगे हिंदी में, यदि R की तुलना में A बहुत छोटा है तो A को नगण्य करने पर, A को R ग्रेटर देन A नगण्य करने पर, तब 5V बराबर P कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा 4πε0 K R²। K की जगह हम वैल्यू 1 रख सकते हैं, K की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे K से कोई मतलब ही नहीं है, K R² हो जाएगा। ठीक है, अब केस 1 क्या लेंगे आप, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या होगा, अक्ष होगा, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव
वी मतलब 5v बराबर पी 4/ε0 के आर स्क्वायर जीरो। समीकरण थर्ड, यदि केस सेकंड यदि 90 डिग्री है तब निरक्षीय स्थिति हो जाएगी तो जीरो है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति हमारी कॉस जीरो वाली कितनी होती है, जीरो होती है। कॉस 90 वाली जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है अब इसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी और रह गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रिज्म घटक ER तथा अनुप्रस्थ घटक ई थीटा निम्न संबंध द्वारा दिए जाते हैं। ER बराबर डेल फाइव बटे डेल आर बराबर फाइव की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, फाइव की वैल्यू हमारी ये आई है। इसे निकालना है तो फाइव की वैल्यू हमने क्या रख दिया, माइनस डेल बटे के डेल आर और पी कॉस थीटा 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आई, ये हमने रख दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा, ई आर बराबर 2p cos थीटा बटे 4πε0 इंटू 1, तो हो जाएगा हमारा कितना, सब वैल्यू कॉन्स्टेंट। तो ई थीटा बराबर मतलब आर के रेस्पेक्ट में करा हमने, तो हमारा ये मिल गया, समीकरण 5 बना दी हमने। और इस थीटा रेस्पेक्ट में करना है तो खाली हमारा आर मतलब 1/4π आर बचेगा माइनस, और डेल फाइव बटेगा डेल थीटा रख देंगे वैल्यू। हमने वैल्यू निकाली ना इसकी, मतलब ई फाइव और ई आर और ई थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करेंगे हम, 1/4π0 मतलब वन बटे के माइनस 1 बटे के आर इंटू डेल फाइव बटे डेल बटे के डेल थीटा पी कॉस थीटा बटे के 4πε0 के आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें ये लाना था। और तो डेल मतलब ई थीटा बराबर पी साइन थीटा, साइन क्यों, इसका कॉस का जो होता है वो साइन होता है, साइन थीटा, और थीटा साबित कर रहे हैं ना, थीटा साबित कर रहे हैं हम, तो थीटा क्या होता है, कॉस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ लेना। और 4πε0 क्यू और आर स्क्वायर, ये वैल्यू कांस्टेंट बाहर निकलेगी, तो ये वैल्यू हमें क्यू हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब क्या कर देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम E बराबर रूट ई स्क्वायर आर प्लस ई थीटा आर ई स्क्वायर आर थीटा बराबर रूट कितनी वैल्यू आई हमारे 2π cos थीटा बटे के 4π आर स्क्वायर का और उसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बटे के 4πε0 के की आर की पावर क्यू उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर 4πε0 बाहर निकल आएगी, पी रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आर की पावर क्यू। सॉल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम वैल्यू की तीव्रता हमारी आ गई है। अब जिसकी दिशा त्रिज्य वेक्टर ओ पी से अल्फा कोण पर होगी, जहाँ tan अल्फा बराबर ई थीटा और ई आर बराबर 1/2 tan थीटा की होगी। क्या होता है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा 1/2 tan थीटा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। अब क्या होगा हमारा केस फर्स्ट, यदि थीटा 90 डिग्री है तब ई आर बराबर 4πε0 के थीटा 90 तो थीटा 90 डिग्री, तो कॉस साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो जीरो, ये थीटा 90 थीटा इतना तो जीरो, तो थीटा इतना ग्रेटर दैन इतना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब कार्तीय घटकों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कार्तीय घटक मतलब x, y, z, इतने में हम गैस की निकालनी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ द सर्टेन्स कंपोनेंट्स। ठीक है, यदि बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक क्या है हमारे x, y, z हैं, तब x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा r cos थीटा, y बराबर होगा r sin थीटा, और तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कार्तीय के लिए हम लेते क्या है, x जो लेते हैं x इक्वल कर लेते हैं हम r cos थीटा, और y इक्वल टू लेते हैं r sin थीटा, वही हमने ले लिया, r cos थीटा r sin थीटा, r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ई एक्स बराबर ई आर कॉस थीटा माइनस ई साइन थीटा। ठीक है, हम आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस करके। ठीक है, अब क्या होगा, ई वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, तो ई एक्स बराबर 1/4πε0 और क्या 2p cos स्क्वायर थीटा माइनस 2p साइन स्क्वायर थीटा बटे आर क्यू।
बटे के आर क्यू। कहाँ से आया ये? तो ये हमारा यहीं से आया जहाँ हमने निकाला था ई, वो निकाला पी निकाला था, वहीं से हमने ये निकाल दिया, हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं लेके आए उससे हमने क्या यहाँ पर ऊपर पुट कर दिया पी की जगह। ठीक है, पी की जगह पुट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 1/4 पी बटे के आर क्यू 2 और x² - y²। कैसे आया ये देखो, यहाँ हमने माना था, क्या माना था, ये एक्स और क्या माना था हमने, एक्स माना था हमने आर कॉस थीटा और वाई माना था आर साइन थीटा। वही वैल्यू पुट करनी है हमने। क्या रख दिया हमने, एक्स माना था आर कॉस थीटा तो r² थीटा माइनस y² थीटा। अब 1/4 पी के अंदर गुणा कर ली, क्या हो जाएगा हमारा आर की पावर क्यू और रूट 2x² y²। ठीक है, मल्टीप्लाई डिफरेंस फ्रिक्वेंसी। अब y निकाल देंगे, y बराबर हो जाएगा 1/4 2 पी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा कॉस थीटा r²। तो 1/4 3 पी एक्स बाई आर की पावर 5, तो 1/4 पी एक्स बाई आर की पावर 5, तो एक्स प्लस x² प्लस y² आर की पावर 5, तो हो जाएगा रूट e x² प्लस bx²। ये हमारा सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम कराएंगे। बस इतना तैयार कर लीजिए। इतना तैयार करने के बाद आपको बीएससी 3rd सेमेस्टर फिजिक्स में कोई पास होने से नहीं रोक सकता। इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ, उतने से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे अब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पिछली बार ही पूछा 2023 में, सेम इसी का। तीन वैद्युत सदिशों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, विस्थापन डी वेक्टर और परावैद्युत ध्रुवण पी की व्याख्या कीजिए और इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पिछली बार भी आया था। क्या पॉइंट अपना, हमें 3 वेक्टर फील्ड दिए गए हैं, त्रिवैद्युत मतलब फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत विस्थापन और परावैद्युत ध्रुवण पी। ठीक है, तीनों हम दर्शाना है पहले, फिर उसके बाद हमें इनके बीच संबंध हमें स्थापित करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्या है, तो हेड डालेंगे पहले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ई वेक्टर, यह एक ऐसा वैद्युत वेक्टर है जिसका संबंध स्वतंत्र आवेश Q तथा प्रेरित आवेश दोनों से होता है। मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका संबंध जो है वो किससे होता है, स्वतंत्र आवेश से भी होता है और प्रेरित आवेश से भी होता है। यह माध्यमिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जो आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किस पर, माध्यमिक प्रवृत्ति पर निर्भर भी करती है। तो इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है हमारा, ई बराबर होता है हमारा ई बराबर रो बटे के एप्सिलॉन नॉट और रो बटे के एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, समीकरण 1 मान देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो मतलब वैद्युत क्षेत्र ये एक ऐसा वैद्युत वेक्टर है जिसका संबंध, जो वैद्युत वेक्टर बनता है हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, तो उसका संबंध प्रेरित आवेश और स्वतंत्र आवेश दोनों से होता है। यह एक इसकी मतलब माध्यम इसकी प्रवृत्ति निर्भर करता है तथा इसे प्रेरित करते हैं। अब विस्थापन आता है, विस्थापन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी वेक्टर। यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका संबंध केवल स्वतंत्र आवेश से होता है। जो विस्थापन डी है, 2 से नहीं रखता है, डी विस्थापन लिखा है तो ये कितने 2 आवेश समझ आया था, सिर्फ एक आवेश संबंध रखता है, किससे, स्वतंत्र आवेश से रखता है। इसका यह और माध्यमिक प्रवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता है। डी से मतलब 2 नहीं 1। ठीक है, इसे डी से प्रेरित करते हैं। इसका मात्रा कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा इसका, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। समीकरण हमारी ये आ गई। सेकेंड, आता हमारा ध्रुवण पी, पोलराइजेशंस। पी वेक्टर एक ऐसा वैद्युत वेक्टर है जिसका संबंध प्रेरित मतलब इसका स्वतंत्रता डी स्वतंत्र और पी प्रेरित, पी से प्रेरित डी स्वतंत्र। इसका संबंध प्रेरित आवेश से होता है। यह माध्यम प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। इससे पी से प्रेरित करते हैं। इसका जो मात्रक है कूलाम मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अब जो तीनों डेफिनेशन दी हैं, ई वेक्टर, डी वेक्टर और पी वेक्टर, क्या दी थी, एक तो हमारा वैद्युत क्षेत्र थी। तो ई वेक्टर एक ऐसा वैद्युत वेक्टर है जिसका संबंध प्रेरित आवेश और स्वतंत्र आवेश दोनों से होता है। ये
माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसे ई से प्रकट करते हैं। ये बराबर रो एप्सिलॉन नॉट था। और विस्थापन क्या था हमारा, वैद्युत विस्थापन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। ये एक ऐसा वेक्टर जिसका संबंध केवल स्वतंत्र आवेश से होता है, यह माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, इसे डी से प्रकट। डी बराबर क्या था हमारा, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। और पोलराइजेशन क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी वेक्टर। यह एक ऐसा वैद्युत वेक्टर है जिसका संबंध प्रेरित आवेश क्यू से होता है, लेकिन माध्यम की प्रवृत्ति पर नहीं होता है। ठीक है, अब वही हमने ले लिया। अब हम 3 प्लेट बनाएंगे, 1 2 3 प्लेट, ई वेक्टर डी वेक्टर पी वेक्टर। 3 इसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश देख लेना संबंध विस्थापित करने के लिए। एक प्लेट में कितना प्लस क्यू आवेश दे दिया, एक प्लेट में माइनस क्यू आवेश देखिए, और एक प्लेट में प्लस और माइनस दोनों दे दिया। अब ये वाली प्लेट जो संबंधित है वो इससे संबंध करेगी, तो इस पर कितना प्लस क्यू आवेश, इस पर कितना माइनस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये हम थोड़ी हिंदी पढ़ाते हैं। निम्न चित्र में पी क्यू समांतर प्लेट संधारित है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी एल है। दूरी हमारी प्लेटों की सब दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी एल, यहाँ तक दूरी एल है। ठीक है, तो सब प्लेटों का क्षेत्रफल ऐसा, जो प्लेट है हमारी उनका क्षेत्रफल क्या है, ऐसा है। माना कि बीच में वैद्युत पट्टी रखी है, इनके बीच में जो हमारी एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इसके बीच में क्या है, हमारी वैद्युत पट्टी रखी है, परावैद्युत पट्टी रखी है। माना पी प्लेट को प्लस क्यू आवेश, इस वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश, और जिसमें मुक्त आवेश है। माना कि धन प्लेट पी के निकट वाली परावैद्युत की सतह पर प्रेरित पृष्ठ आवेश माइनस क्यू है। मतलब इस वाली जो इसकी धन जो रखी है उस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। अतः ऋण प्लेट क्यू के निकट वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश, इसके प्लस क्यू आवेश, तो इससे प्रेरित वैद्युत बाधा से ध्रुवण आवेश भी कहते हैं। हिंदी देखो हम बताते हैं। माना कोई दो प्लेट समांतर संधारित्र में रखी है। एक प्लेट जिस पर प्लस क्यू आवेश अवतरित है, प्लस क्यू आवेश के बराबर रखी पट्टी में माइनस क्यू पी आवेश दिया गया है, तथा एक प्लेट क्यू है जिस पर माइनस क्यू आवेश अवतरित है। उस पट्टी के निकट रखी परावैद्युत पट्टी में क्या दिया गया, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। बस इतना लिखना है। यदि मुक्त आवेश के पृष्ठ घनत्व रो है, यदि इन मुक्त आवेश का पृष्ठ घनत्व रो है, तो प्लेटों के बीच स्थिर परावैद्युत प्लेट को बंधे आवेश तथा ध्रुवण आवेश का पृष्ठ घनत्व तथा रोपी के कारण वैद्युत तीव्रता, तो ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट और पी बराबर रो पी बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1। यह तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, अतः परावैद्युत के परिणामी तीव्रता ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी। एक तो ई नॉट निकालेंगे, एक निकालेंगे ई पी निकालेंगे। तो ई नॉट क्या होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ई पी क्या होता है रो पी बटे के एप्सिलॉन नॉट। ई पी देखो यहाँ समझ लो, अगर ई पी निकालना है तो पी लगा देंगे, और रो निकालना है तो खाली डॉट लगा देंगे। ठीक है, बस इतना समझना है। ई बराबर इतना, इसमें से घटा लेंगे, तो ये घटा लिया हमने, तो रो माइनस के रो पी, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेकर इधर भेज दिया, तो रो माइनस के रो पी बचेगा। तो रो बराबर ई पी प्लस के रो पी। स्पष्टता ओ पी प्रेरित वैद्युत पृष्ठ घनत्व है, अतः वैद्युत ध्रुवण पी के बराबर है। तो रो पी बराबर ई पी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। उपरोक्त सूत्र में दाएं हाथ की राशि ई मतलब एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को वैद्युत विस्थापन डी कहते हैं, इसे यहाँ डी भी कहते हैं हम। डी बराबर ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस के पी वेक्टर। तो यही संबंध है अपशिष्ट एसिड के अंदर। ठीक है, इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि के बराबर 1 प्लस पी वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, जहाँ वृत्तांकों इतने इसके बराबर वृत्तांकों को समान से बताइए, इतना हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी जो प्लेट प्लेट है उस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। तब प्लेट का क्षेत्रफल जो ए है हमारा। माना ई नॉट बिना मतलब ई वेक्टर बिना वैद्युत परावैद्युत के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से निकाल देंगे हम, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, फाई ई वेक्टर, फाई मतलब इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर डी एस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। ए इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इसका, ई का ई तो कॉमन है, ई को बाहर निकल जाएगा, डी एस का कितना एरिया आ जाएगा। तो
एप्सिलॉन नॉट ई और ए बराबर क्यू। तो ये MJPR यूनिवर्सिटी में शायद इस बार आ भी सकता है भाई लोग मतलब स्टूडेंट। ई वेक्टर मतलब एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यू, तो ई बराबर कितना होगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, समीकरण फर्स्ट मान दी हमने ये। अब परावैद्युत की संधारित्र के प्लेटों के मध्य माइनस क्यू माना था, माइनस क्यू आवेश कर देंगे। माइनस क्यू आवेश क्या होता है हमारा, तो माइनस क्यू डैश हो जाएगा, एक डैश में डैश मान देंगे और कितना 4 मतलब एप्सिलॉन नॉट ए इतना इतने बराबर इतना कर लेंगे। इसके बाद हमारे ये आ जाएगा, फिर इसका क्यू माइनस क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग ये बन जाएगा। तब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि के बराबर ई, जो के की वैल्यू क्या होती है ई मतलब ई नॉट बटे के ई होती है। तो ई बराबर क्या करेंगे, ई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ई बराबर ई नॉट और के, तो क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए, समीकरण थर्ड ये बन गया। ठीक है, ई बराबर जो के बराबर क्या होता है, परावैद्युत जो होता है वो निर्वात वैधशीलता तथा माध्यम में वैद्युत इतनी होती है हमारी, तो ये हमारे यहाँ रख दी। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 समीकरण 3 से क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, कंपेयर। क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए बराबर के मतलब क्यू एप्सिलॉन नॉट ए माइनस डेड एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए इसमें सब में ए कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हमने, तो बराबर चाहिए क्या, बराबर एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ए क्यू ही छोड़ दिया हमने और के इधर पहुँचा दिया, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस के ए डैश और इतना। अब के मतलब क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए बराबर ई वेक्टर डॉट ए डैश इतना, कहीं वाली जो हमारी किसकी आई वो ई वेक्टर की आई है। ई वेक्टर हमने ये निकाला था, ये रहा देखो ई डॉट एफ क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था पी क्यू इतना, पी इतना इतना इतनी हो गया हमारा। अब ये हमारा किससे हुआ, अब आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ई मतलब ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर हो जाए, तो डी की परिभाषा डी बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो के एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इधर आ जाएंगे हम, परंतु ई वेक्टर आ जाता है क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए होता है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। यह मान समीकरण 5 में रख देंगे, समीकरण 5 हमने ये मानी थी, ई बराबर डी क्या मानी थी हमने, डी वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस की पी वेक्टर ये मानी थी, तो क्या रख देंगे हम ई बार मान, तो ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बराबर ई मतलब इतना एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर प्लस के पी वेक्टर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट पी प्लस के ई वेक्टर बटे के ई। हम जानते हैं कि प्रेरित आवेश क्यू को ध्रुवण के मतलब हम जानते हैं प्रेरित आवेश क्यू डैश को ध्रुवण के कारण होता है, निम्न सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है, क्यू डैश बराबर क्यू 1 माइनस 1 बटे के, पी बराबर हो जाएगा क्यू डैश बटे के ए क्यू बटे के ए 1 माइनस 1 बटे के, इसकी वैल्यू में क्या आती है के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर 1 माइनस 1 बटे के, पी बराबर हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर माइनस के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, अंदर गुणा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बराबर पी प्लस के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो के बराबर छोड़ दें अंदर 1 बटे के ई नॉट ई वेक्टर पी वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा हमारा के बराबर 1 प्लस 1 बटे के ई एप्सिलॉन नॉट मतलब 1 के बराबर 1 प्लस 1 बटे के 1 प्लस पी बटे पी वेक्टर बटे के ई वेक्टर बटे के एप्सिलॉन नॉट, ये हमें सिद्ध करना था। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपको कम से कम 30 नंबर का पेपर आपको यहाँ से फंस ही जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को मतलब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले यूनिट के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।